हम लोग सबसे पहले आज शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट। अब यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स को जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है उसको समझेंगे, उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने का। एग्रीमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? क्या होता है एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वेरी गुड। और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या एक तरफ से हो सकता है? दोनों का होगा, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। और हमारे लाइफ का एक एक चीज जो है वो कहीं ना, ठीक है, हम एक बार एक टॉफी भी खरीदते हैं तो उसमें क्या है, एग्रीमेंट होता है कि शॉपकीपर के पास टॉफी रखी हुई है, आपने प्राइस पूछा, आपको अच्छा लगा, आप उस प्राइस में कंफर्टेबल है, देन यू मेक द परचेज। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत क्यों है एग्रीमेंट की? मतलब क्या अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई लॉस होगा? है? हाँ, एग्रीमेंट नहीं, सही बात कह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है, उसके पीछे ये रीजन है कि अब सबके पास न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। देखिए, एग्रीमेंट अगर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, राइट। अब एग्रीमेंट क्या है कि आपको फी पे करना है और उसके बदले में आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगे। अब अगर यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है, आपने फी पे कर दिया और यहाँ आपकी कोई क्लासेस हो ही नहीं रहे, बस आप आ रहे हैं यहाँ पे बैठ के चले जाओ। अब जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो कहाँ पर वो है कि भाई ठीक है आपने पैसे दिया है, लेकिन कहीं पर ये बात थोड़ी हुई थी। एग्रीमेंट हम क्यों करवाते हैं? आप एक मामूली सा है कि रेंट एग्रीमेंट होता है ना। रेंट एग्रीमेंट में भी क्या है, यही चीजें तो है कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा आ जाए कि लैंडलॉर्ड आता है और आपको कहता है कि भाई ऐसा है, अभी विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स रूम को वैकेट करो। एग्रीमेंट वही तो डॉक्यूमेंट है जो आपको सपोर्ट देता है कि नहीं भाई, 2-3 घंटे का मामला नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कोई कुछ भी करे, है ना, अपने मन मर्जी चलाएंगे। अब अगर एक एग्जाम्पल हम माने कि क्रिकेट का मैच है, उसमें 11 प्लेयर्स को खेलना है। अब होम सीरीज होता है, अवे सीरीज होता है ना। एक बार वो यहाँ आएंगे और एक बार आप वहां जाएंगे। पता चला आप आए वहां से 11 या 15 प्लेयर लेकर के, और यहाँ पर वो 20 लोगों को उतार दिए। ठीक है, 20 प्लेयर्स उतर गए और वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं आप भी अपने 20 उतार लो। अब वो कहाँ से, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई है तो वो 5 प्लेयर को वहां से कैसे मंगवा लेगा? यहाँ पास में थोड़ी है, 5 किलोमीटर की फोन किया, बाइक लेके आ गए। तो एग्रीमेंट इज सेट ऑफ रूल्स जहां पर हमें देखना है कि बैलेंस्ड होता है। अब एक लॉ ऑफ नेचर क्या है कि किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें इक्वालिटी की तरफ देखना है कि अगर एक टीम में एक प्लेयर है और एक टीम में 5 प्लेयर है, अब हम इसको कंपटीशन इसका नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, वो अनफेयर होगा। समझ गए? तो एग्रीमेंट जो वर्ड है ये अग्री से होता है, और अग्री बिटवीन 2 पार्टीज। अब जब एग्रीमेंट होता है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें ऐसी भी हो जो आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप सिचुएशन या हालात की वजह से आपने उसको
एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब अब आपको उसको फॉलो करना है। सो बेसिकली सबसे पहला रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स। अब सब्जेक्ट में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यस, प्रोनाउन एंड नाउन। सो नाउन एंड प्रोनाउन। अब अगर आप इस चीज को समझेंगे कि एमयू हो, जामिया हो या बीएचयू का एंट्रेंस हो, वो गिन के 5 टॉपिक्स देते हैं कि यही 5 टॉपिक सिलेबस में है। लेकिन वो एक्चुअली 5 नहीं होता है, वो पूरा कंप्लीट ग्रामर होता है। लाइक उन्होंने दे दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट में क्या यूज होगा? नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन एंड प्रोनाउन का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब नाउन प्रोनाउन में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा है सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसका मतलब आपको सिंगुलर प्लूरल का भी नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टली उन्होंने ये टॉपिक्स आपको नहीं बताया। तो कोई भी बच्चा इस धोखे में ना रहे कि अरे यार एक दो टॉपिक कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं। शायद मैथ्स वैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में होता होगा, लेकिन ग्रामर का कोई भी टॉपिक इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक। और हर एक चीज को लॉजिकली प्रूव करके पढ़ना है, रटना भी नहीं है कि हाँ सर ने बोला अब उसको रट लो। रटोगे वो दिमाग से स्किप करेगा। अभी तक ग्रामर में 10th में आ गए ना सब लोग, 10th में ही है सब लोग। 10th में नहीं हो तुम? पास कर गए 10th? भाई 10th या 10th पास। ग्रामर कितने लोगों का अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? 1 2, ठीक है। कितने बच्चे हैं यहाँ क्लास में? 7 और इधर 13 16, 20 में 2 बच्चे, मतलब 10% का रेशियो है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो वो 10% भी और नीचे जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 4th क्लास से, 3rd क्लास से, 2nd क्लास से हम ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंटली बोलने वाला कोई भी स्टूडेंट मिलता नहीं है। 1 2 मिले। क्यों? क्योंकि हमने ग्रामर को समझा नहीं है, हमने बस चीजों को रट लिया कि बस रट लो। ठीक है, ओके। सो हम बात करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की। जब हम बात करेंगे नाउन में, रूल क्या है किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने का? ये कैट है, आपने इसको प्लूरल बनाया, कैट्स हो गया। मींस बाय एडिंग एस इन द नाउन यू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल। नाउन में एस को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में उसका ऑपोजिट होता है कि वर्ब में अगर हम एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? ये हमेशा याद रखना कि अगर हमने नाउन में एस लगाया है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा, अगर वर्ब में एस लगाया है तो नाउन में नहीं लगेगा। जितने भी वर्ब होते हैं सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर वर्ब होते हैं वो सब एस से एंड होते हैं। आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब्स एंडिंग इन एस। यहां पर देखिए आपके पास इज है, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, एस से एंड हो रहा है। हैज एस से एंड हो रहा है, वॉज एस से एंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? और इसी तरीके से आप प्लेज ले लें, सो ये भी एस से एंड हो रहा है। सो दीज ऑल आर सिंगुलर। क्लियर है? तो नाउन में आपको सबको कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। अब आते हैं हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन में हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
क्या क्या होते हैं ये फर्स्ट पर्सन? आई, वी, सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन जिससे पूछा जाए उससे। तो अभी तो तुम हैंड रेज कर रहे थे। हैं? तो बेटा ये तो बहुत बेसिक है। यू, थर्ड पर्सन दे, और सीक्वेंस में चला करो, ही, शी, इट, और इन सब का दे प्लूरल होता है। अब ये नेमिंग क्यों किया गया है? मतलब किस बेसिस पे नेमिंग किया गया है? ऐसे ही किया गया है। हाँ, इसका बिल्कुल एग्जाम्पल वैसे है कि अगर एक सिचुएशन दिया जाए, सपोज 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, 50 lakhs, और एक है 25 lakhs। 3 बैग्स रखे हुए, ठीक है। अच्छा, इस क्लास में बेस्ट फ्रेंड्स हैं? इधर आप में से कोई बेस्ट फ्रेंड्स? कोई नहीं है। बॉयज में तो होंगे। कोई बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखो वो तो अभी मना कर रहा है, तुम जबरदस्ती बना रहे हो। कोई रिश्तेदार है आपस में? तुम दोनों रिश्तेदार हो? चलो, एक सिचुएशन है, ठीक है, 3 बैग्स हैं, एक 1 करोड़, दूसरा 50 lakhs, तीसरा 25 lakhs का है। कोई भी पर्सन है, सपोज हम मान लेते हैं कि रिचेस्ट पर्सन हमारे कंट्री का अंबानी जी है, उन्होंने 3 बैग ला करके आपके सामने रख दिया। आप 2 लोग हैं और किसी एक से बोला जाता है कि आप चूज करिए, 1 करोड़ किसको देंगे? किसको देंगे बताए? किसको दोगे तुम? किसको बांटोगे? आपस में बांटोगे? ये 3 अलग अलग बैग्स है। अच्छा छोड़ो, ये पैसे वाला है ना, इसमें तुम बांट लोगे। एंट्रेंस एग्जाम है एएमयू का, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, 3 रैंक आपके हवाले कर दिया वीसी मैम ने कि ये 3 रैंक्स हैं। आप दोनों को बुलाया और किसी एक को कहा कि रैंक 1 चूज करो। किसके लिए आप बांटोगे रैंक? किसके लिए चूज करोगे रैंक 1? हाँ, तुम थर्ड करोगे? फर्स्ट लोगे, उसको नहीं दोगे? अच्छा, आप बताएं, आपकी सिस्टर है, अगर ये सिचुएशन आया, आप फर्स्ट रैंक किसको अपने पास रखेंगी या आप अपने सिस्टर को देंगी? हाँ, सही सही बोल। अपने पास लेंगे, ये बस कहने वाली बात है बट। हाँ, ये कहने वाली बात है, ह्यूमन नेचर है। और मैं इसको जस्टिफाई भी करता हूँ कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं क्यों ना लूं। तो फर्स्ट पर्सन की जब बात होती है ना, तो हर इंसान खुद के बारे में सोचता है, मतलब कहता आई, और अगर वो टीम है तो कहेगा वी। अब मैंने ले लिया, मेरा तो फिक्स हो गया। अब सामने जो है उसको छोड़ के मैं सेकंड रैंक किसी और को दे दूं, ये जस्टिफिकेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो मेरा। सेकंड तो देना पड़ेगा यार, तुमने फर्स्ट ले लिया, अब सेकंड तो सामने वाले को दे दो। तो मैं कहता हूं कि सेकंड यू विल टेक, तो यू सेकंड पर्सन। अब थर्ड बचा है, अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और कोई पेट है तो आप याद रखिए इट, और अगर कोई टीम है तो दे। ठीक है, तो आई क्या है आपका? सिंगुलर है। और आई एक्सेप्शनल भी होता है, क्योंकि
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ हम एम को यूज कर रहे हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जितनी बार भी आप आई को यूज करेंगे हमेशा आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, तो इसको हम मोर और लेस प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। यू हमेशा प्लूरल रहेगा, ही शी इट ये तीन आपके सिंगुलर है, बाकी दे प्लूरल है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या है? फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। यहां कैट क्या है? सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज। यहां पर हमने कैट्स किया तो ये हो गया आर। क्लियर है सबको पहला रूल? नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? साइंस में पढ़े होगे ना कंपाउंड, बड़ी जल्दी नहीं आ रहे हो तुम? हाँ, मन कर। कंपाउंड आप कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं शायद। कंपाउंड का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में? कंबाइंड होता है ना, कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स मतलब दो सब्जेक्ट को हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं? एंड से। जैसे सारा एंड जॉन, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो 1 + 1 विल बिकम प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड आर। तो ये बिल्कुल सिंपल रूल है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्लियर है? अब यहां देखिए, इफ द कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सिंगल एंटिटी और रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, राइस एंड करी, यहां पर ये दो अलग अलग नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली हम जब कहते हैं हॉर्स एंड कैरेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, टाइम एंड टाइड, अब इसमें आप लोग इंटरनेट में नहीं उलझना कि टाइम एंड टाइड का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो वो आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखा देगा, प्लूरल वर्ब दिखा देगा। ये सब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है कि इसको हम एक ही मानते हैं, या तो सिर्फ कोई राइस नहीं खा रहा या फिर कोई कड़ी नहीं खा रहा। जब हम पीस कहते हैं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, ये सब इनसेपरेबल है, समझ गए? तो इसलिए हम उसको एक यूनिट मान के चलते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सिंगुलर। अब यहां देखिए ये सेंटेंस, द सिंगर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग टुनाइट, ठीक है? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ही पर्सन के बारे में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा है? हाँ, द से, आर्टिकल से। तो आर्टिकल से क्या पता चलेगा? वेरी गुड। सो अगर सिंगल आर्टिकल यूज हुआ है, छोड़ दो बेटा, बैग बाद में उठा लेना। अगर हम सिंगल आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, देखिए द सिंगर एंड डांसर इज परफॉर्मिंग, यहां पर मैं एक चेंजेस करूं, यहां पर मैंने लगा दिया द सिंगर एंड द डांसर, तो ये हो जाएगा आर। क्लियर है? अब ये सब बिल्कुल ही मतलब बच्चे पेपर देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो सिंगुलर ही होगा, ध्यान नहीं देते कि आर्टिकल कितने यूज हुए, और गलतियां यहीं पर होती है। पेपर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, सबसे इजी पेपर होता है क्लास 11th का इंग्लिश। अगर देखा जाए तो सबसे इजी पेपर है। अगर आपको यकीन ना हो, नवंबर दिसंबर में आप अपना पेपर लेना, टेस्ट पेपर, बुनियाद का जो बैच है ना हमारा, जो 6th एंट्रेंस वाला है, उनको दे देना, वो सॉल्व करके आपको दे देंगे पूरे 25 के 25। थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम हो सकता है, पैसेज में होगा, लेकिन अगर ग्रामर के 25 क्वेश्चन देंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं कि वो 25 क्वेश्चन आपको करके देंगे। सबसे इजी सिलेबस क्लास 11th का है।
प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने 9th-10th में ग्रामर को बिल्कुल ही छोड़ दिए। अब जो पहले पढ़े हैं वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा टाइम ले करके करना है, सीरियसली करो। पहले तो बच्चे ये करते थे कि अरे ग्रामर नहीं, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, क्यों, हम जामिया नहीं दे रहे। अब तो एमयू तो दोगे, एमयू में तो इंग्लिश है, और एक एक नंबर मैटर कर रहा है। ये 5 नंबर आपके लिए बोनस है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। Now next we have subjects joined by or, nor, either और neither। इसमें रूल क्या होता है कि यहां पर 2 वर्ब है, देखिए एक टीचर है और स्टूडेंट्स है, तो जो नियरेस्ट वर्ब होगा, नियरेस्ट जो वर्ब होगा सब्जेक्ट के, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब यहां पर स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो आर को यूज किया गया है। सेम सेंटेंस को नीचे यूज किया गया, फ्लिप कर दिया कि ये स्टूडेंट्स को इधर ले आए, टीचर को यहां ले आए। टीचर सिंगुलर है, वर्ब के नजदीक है इज। आ रहा है समझ में आप लोगों को? किसका? आप याद करने के लिए करो कि जो नजदीक होता है इंसान उसी को वो करता है, तारीफ उसी की होती है। पीठ पीछे तो अच्छों की भी बुराई होती है, तो जो नजदीक है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा टिपिकल होता है मामला, क्योंकि ये एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और एज ए प्लूरल भी यूज होता है। तो आपको इसमें देखना क्या है, आपको कैसे मालूम होगा कि हम पूरी कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, या इस कलेक्शन में या इस टीम में एक एक इंडिविजुअल के बारे में। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोनाउन या एडजेक्टिव, नाउन नहीं, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां देखेंगे देमसेल्व्स, यहां देमसेल्व्स है, देमसेल्व्स किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल के लिए, तो आप आर लगा दो। अगर यहां पर इटसेल्फ होता, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप समझ जाएंगे, आर्ग्यूइंग, आपस में कर रहे हैं, तो यहां पर 1 यूनिट तो नहीं हो सकता। हाँ, टीम जीत रही है तो यहां पर 1 यूनिट है। सिमिलरली ज्यूरी होता है ना, ज्यूरी द कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ जजेस, कोई कंपटीशन हुआ, 4-5 जजेस आ गए, अब उन सब का एक डिसीजन है, एक बच्चे को उन्होंने रैंक 1 दे दिया, तो हम वहां कह सकते हैं द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। इट्स लगा हुआ मतलब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, लेकिन 5 जजेस है और पांचों ने अलग अलग वर्डिक्ट दिया, तो वहां पर हम इट्स ना बोलेंगे, हम बोलेंगे देयर, और वर्ब यूज होगा प्लूरल। तो इट्स और देयर के बेसिस पे आप वर्ब को चूज करेंगे। इट्स है, इट्स क्या है, सिंगुलर है, देयर क्या है, प्लूरल है, तो उसके बेसिस पे आप वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं? लिखने के लिए टाइम दीजिए, मॉड्यूल है सबके पास, है ना मॉड्यूल? क्या हुआ? वो तो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, बाद में आप लोग लिख सकते हैं बेटा, इतना ज्यादा है नहीं। और अगर मॉड्यूल है तो करेक्शन मॉड्यूल में ही करो, अलग से नोटबुक में नहीं करो। अगली बार से सब बच्चे के पास मॉड्यूल होना चाहिए। क्या है? द मेंबर्स लिखा हुआ था। तो ये तो वैसे ही प्लूरल हो गया, मेंबर्स। मेंबर्स तो वैसे ही प्लूरल हो गया ना, इसका सिंगुलर होगा मेंबर। क्लियर है ये सबको? कलेक्टिव नाउन, indefinite pronoun as subjects,
ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एनीवन, एवरीवन, समवन, ईच, ये सब क्या है? इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आप सिंपल सा है, मतलब जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। समझ गए? जैसे अगर मैंने कहा, सारे लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा एनी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, और मुझे किसी से आंसर नहीं मिला। मैंने जो यहाँ पर मिला मुझे, मैंने इसको 2-3 थप्पड़ दे दिए। भाई आंसर क्यों नहीं दिया आपने? तो क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था, मैंने डिफाइन नहीं किया था कि आंसर किसको देना है। मैंने तो एनी वन कहा था और किसी ने नहीं दिया, तो हम इसको क्यों पीट रहे? समझ रहे? तो जब भी हम ये वर्ड्स को यूज करते हैं, ये क्या होते हैं? इनडेफिनिट होते हैं, विच इज नॉट डिफाइंड। और जब भी हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज करते हैं इस टाइप के, तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। कुछ प्लूरल होते हैं, जैसे मेनी है, फ्यू है, सेवरल है। इन सब का मीनिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक के बारे में बात नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा के बारे में हो रहा है। तो ये क्या होता है? प्लूरल होता है। अच्छा, कोई बच्चा हमें इसका डिफरेंस बता दे, एवरी और ईच का। क्या क्या फिर से? हाँ, समझ में आ गया? एवरी में सबकी बात हो रही है, ईच में हर एक की बात हो रही है। ईच में, ईच में पॉइंट आउट होता है। ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास होगा या एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास होगा? दोनों हो सकता है, दोनों नहीं होगा बेटा। दोनों होगा तो फिर हम, ये क्यों आया है? एवरी होगा। सिर्फ अगर हमें वो टीम को मेंशन नहीं करना है, ग्रुप को नहीं। मैंने बोला ईच स्टूडेंट विल गेट अ रिवॉर्ड, लेकिन जब एवरी लगाऊंगा तो एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल गेट रिवॉर्ड, ये डिफरेंस है। जैसे ईच प्लेयर विल गेट द चांस टू प्ले। अब अगर हम एवरी बोलेंगे तो एवरी प्लेयर ऑफ द टीम या दिस टीम। समझ गए? हाँ। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है, जो एग्जामिनर देता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, वो क्या करते हैं? एवरी, जैसे ईच एंड एवरी, ये सुना होगा ना, लोग बोलते हैं ना ईच एंड एवरी। तो अब यहां पर क्या करें? कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे? प्लूरल, सिंगुलर? सिंगुलर। अब ये 10 बार भी लिख दे, वो 10 बार भी एंड लगा दे, आपको हमेशा सिंगुलर यूज करना है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा होता है कंफ्यूज करने के लिए। ईच एंड एवरी है, 10 बार ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक ही। समझ गए? क्लियर है ये कंसेप्ट? सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय फ्रेजेस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। द बुक अलोंग विद द नोट्स इज ऑन द टेबल। ठीक है? इसमें क्या कंफ्यूजन होता है कि लॉजिकली हम सोचते क्या है कि बुक भी है और नोट्स भी है, लेकिन यहां पर जब हम बुक की बात कर रहे हैं, अलोंग विथ बोल रहे हैं या फिर विथ बोल रहे हैं, तो हम हेड को मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शादी का कार्ड आपके घर पे आता है, उस पे नाम किसका मेंशन होता है? आपके फादर का, है ना? सब लोगों का तो नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है? अब अगर सब लोग चले भी जाते हैं, सब लोग चले जाएं और आपके फादर ना हो, तो जिन्होंने इनवाइट किया उनके माइंड में क्या चल रहा है कि ये नहीं आए, और आप लोग ना जाए, सिर्फ आपके फादर वहां चले जाए,
तो वो समझ जाते हैं, चाहे एक आया हो या उनको लग जाता कि यहाँ पूरी फैमिली आई होगी। तो वो आपको पूरा एक मान रहे हैं, भले कितने ही मेंबर्स हो। सिमिलरली आपके वालिद साहब रिटायर हो गए, वो अब कोई भी अर्निंग नहीं है उनकी, आपके एल्डर ब्रदर्स हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, और लिफाफे में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा उन्हीं दोनों का हो सकता है। आप लोगों ने भी किया होगा, आपके फादर का 0 कंट्रीब्यूशन, फिर भी नाम आपके फादर का ही जाएगा, है ना। तो हमेशा याद रखिए, जब भी विथ लगा हुआ हो, अलोंग लगा हो, एज वेल एज हो, नॉट ओनली हो, तो ये सब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप हेड को देखिए कि वो हेड सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहां पर बुक्स होता तब हम यहां पर आर लगाते, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और ये हमेशा 2 कॉमास के बीच में ही मिलेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टाइटल्स एंड नेम्स ऑफ सिंगुलर एंटिटीज। अच्छा, लास्ट ईयर वाला कोई बच्चा है जो पिछले साल भी मुस्तकबिल में तैयारी किया? कोई? कौन से बैच में थे आप? M13 में थे, अच्छा। इस सेंटेंस को पढ़िए, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, कंट्री है, ठीक है। आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। कॉमन नाउन में आप तीनों यूज कर सकते हैं, ए एंड द। फिर आते हैं हम लोग कलेक्टिव में, वहां पर भी ए एंड द यूज कर सकते हैं। कहा? फिर मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर देते हैं। ठीक है, पिछले 4 साल से ये क्वेश्चन, 4 नहीं बल्कि 15 10 साल 9 साल हो गए। बहुत रेयरली कोई बच्चा मिलता है, रेयरली, मैंने कहा रेयरली, आप समझ रहे हैं ना, कि शायद 2-3 क्लास में जाके पूछता हूं तो यूनाइटेड स्टेट्स के पहले द क्यों लगा हुआ है, इंडिया के पहले द क्यों नहीं लगता है? हमने कभी द इंडिया तो नहीं सुना है या ना बोला है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स क्यों बोलते हैं? ऑनलाइन वाले भी बच्चे बताएंगे, बोलो जल्दी बोलो। ग्रुप ऑफ, बेटा ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन। अच्छा, तो इंडिया भी तो वैसे ही है, और भी बहुत सारी कंट्री। और कोई? बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी तो दिमाग चलेगा भी, स्लीपिंग मोड में रखोगे तो वो चलेगा ही नहीं। अच्छा, और आसान कर रहा हूं मैं। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, यूनाइटेड कंट्री है, इसलिए हम द लगा रहे हैं, तो हम बात करते हैं वेटिकन सिटी की। एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है या स्टेट्स लगा हुआ क्या है? और इसमें द वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? कंट्री है बेटा ये, द वेटिकन सिटी कंट्री है, और पॉपुलेशन 534 या 535 है, इतने ही है। तो ना तो ये पावरफुल है, ना ही इसमें कोई स्टेट है, तो इसलिए लगे।
मतलब खाली कर देते हो, है ना, जो पढ़े उसको खाली कर दिए। किसी को नहीं मालूम है? वर्ल्ड में सिंगल है। स्पेसिफिक ग्रुप या एंटिटी नहीं, ये भी नहीं। गर्ल्स की तरफ से कोई भी आंसर नहीं, नहीं मालूम है आप लोगों को? कोई भी कंट्री हो या सिटी हो, स्टेट हो, अगर उनके नाम के बीच में हमको कॉमन नाउन मिल जाए। स्टेट्स क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम क्या है? कॉमन नाउन है। तो ऐसे कंट्री या सिटी के पहले हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, याद रखना। एक ही सेंटेंस में देते हैं डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डैश इंडिया। अब बच्चा सोचता है अगर द लगेगा तो दोनों में लगेगा, और नहीं लगेगा तो किसी में भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट, जो बुक्स के नेम होते हैं, लाइक द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। बुक का नाम है, बुक के नाम में एस लगा हुआ हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता है। क्वांटिटीज एंड अमाउंट्स। चलो एक और क्वेश्चन। 10 क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। हाँ, प्लूरल है। कितने बच्चे कह रहे हैं प्लूरल है? 10 सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। क्यों? आप कौन से स्कूल में हैं? 10th हो गया। अच्छा, हाँ। 10 क्या है? सिंगुलर। अच्छा, बताओ। सिंगुलर। अच्छा। हाँ, 10 को हम सिंगुलर प्लूरल में नहीं कर सकते। अच्छी बात है और सही बात है, लेकिन स्पेसिफिक आंसर दो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि 10 जो है ना तो सिंगुलर होगा ना ही प्लूरल होगा, लेकिन हम स्पेसिफिक आंसर देते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन का। 10 क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव का कोई भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं $10 पे। आइए, $10 को आप इस तरीके से समझिए, एक नोट। ठीक है, तो जब एक यूनिट होता है ना, तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब इसमें आप यहां डॉलर्स को देख के कंफ्यूज नहीं हो। सिर्फ डॉलर्स लिखा हुआ होता तो हम यहां पर यूज करते आर इनफ। क्लियर है? द वर्ड नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बोथ। अब यहां देखिए, नन ऑफ द मनी। मनी क्या है? सिंगुलर है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। स्टूडेंट्स प्लूरल है। काउंटेबल है, मतलब अगर काउंटेबल के पहले नाउन नन लगा हुआ है तो आप प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। अगर अनकाउंटेबल के पहले नन लगा हुआ है तो सिंगुलर। तो सिर्फ नन देख करके आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको आगे का नाउन देखना पड़ेगा। यूज ऑफ देयर, इंट्रोडक्टरी देयर इसको कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है कि देयर में वर्ब के बाद हम देखते हैं जो नाउन यूज हुआ है उसके बेसिस पे उस वर्ब को करते हैं। लाइक यहाँ पर अ बुक की बात हो रही है तो हम इज लगा रहे हैं, मेनी बुक्स है तो आर लगा रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो वर्ड्स है
जो एंड हो रहे हैं एस से, ये हमको दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि प्लूरल है, बट ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम क्या करेंगे, एस को हटा करके चेक करेंगे। एस को हटाए तो न्यूज रहेगा, नहीं है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिनल वर्ड है। मैथमेटिक्स में एस हटा दीजिए, मैथमेटिक होता है ये वर्ड, लेकिन मीनिंग अलग हो जाता है। मैथमेटिक का मतलब होता है स्किल्स टू सॉल्व मैथ्स। इकोनॉमिक्स का एस हटा दो तो वो फाइनेंस हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपका सिविक्स है, सिविक्स से एस हटा दो, सिविक हो जाएगा म्युनिसिपल बॉडी। हाँ, बहुत सारे आर्म्स है ना, जो गन हथियार वाला जो आर्म्स है, उसका एस हटा दो तो वो आर्म बन जाता है। तो आपको ये चेक करना है एस हटा करके कि अगर एस हटाने के बाद अगर हम कैट है, कैट्स में एस हटा देंगे, कोई मीनिंग चेंज होगा? नहीं होगा। सिंगुलर से प्लूरल होता है, बस इतना ही है। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर यहां पर आए माई मैथमेटिक्स डैश पुअर, तो हम यहां यूज करेंगे आर। अब इसको दो तीन तरीके से आप समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? एज ए सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल या एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स के पहले माई यानी एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, और इसको बिल्कुल हम काउंटिंग कर सकते हैं। ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। क्यों लगाओगे? तो फिर माई थोड़े लगाओगे, आर्टिकल तो नहीं लगाएंगे ना आप, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस, वो सेम कंसेप्ट है जो हमने $10 वाला किया था। 5 years इज अ लॉन्ग टाइम। अब 5 years का मतलब 1 2 3 4 5, इसको हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में। सिमिलरली 10 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक पॉइंट ए है, एक बी है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 1 यूनिट होगा, ये सिंगुलर होगा। और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? क्लियर है सबको? पक्का? अब जो आपका संडे टेस्ट होगा उसमें 15 क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपका होगा अनसीन पैसेज का। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली ये सुन लो। आप फिर बाद में कल परेशान हो गए, फिर कॉल करोगे सिलेबस क्या है। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन में है, जामिया में आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 25 क्वेश्चंस, और वो 25 मार्क्स के होते हैं, जिसमें एक अनसीन पैसेज होता है 5 मार्क्स का। लेकिन 10 मार्क्स का मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमने सिर्फ एक टॉपिक को कवर किया है, एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब अगली बार जब एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अगर जामिया का एग्जाम होगा तो उसमें 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज होगा और 20 मार्क्स के आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। एमयू पैटर्न पे जो भी टेस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, वहां कोई अनसीन पैसेज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। पैसेज कैसे सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते? अप्रोच इसका जो है चेंज होते रहा है, और चेंज हम क्यों करते हैं? सबसे पहले क्या होता था कि जो पैसेजेस आते थे वो होते थे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में बिल्कुल थॉरो रीडिंग की जरूरत होती है। लेकिन अब क्या है, आपके पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले तो ये आपको करना है कि अनसीन पैसेज बिल्कुल लास्ट में करना है, पूरे पेपर के एंड में। आप सारे सब्जेक्ट्स कर लो, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन चाहो तो पहले कर लो, लास्ट के लिए पैसेज को छोड़िए। क्यों? क्योंकि
पैसेज का बिल्कुल गारंटी और 20 मिनट दूंगा। एक दो सिचुएशन है, सेम पैसेज को जितना आप 20 मिनट्स में करेंगे उतना ही आप 2 घंटे में कर पाएंगे। मतलब अगर आपको आ रहा है तो आसानी से हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो 20 मिनट्स में भी आप एक या दो क्वेश्चन को टच करेंगे, 2 घंटे में भी एक या दो क्वेश्चन को। अब क्या होता है कि अगर आप सबसे पहले पैसेज को करना शुरू किया तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि जब तक ऊपर से कंप्लीट ना हो आगे नहीं बढ़ते हैं ना, वो अपना घबराहट, वो होता है परफेक्शन वाली चीजें कि एक सीक्वेंस से होता जा रहा है, अब बीच में एक मिस हो जाता है ना, आप आगे बढ़ भी जाते हैं लेकिन दिमाग में वही चलता रहता है कि फिर वापस पलट के देखते हैं कि क्या पता याद आ जाए या हो जाए। तो इसमें क्या है कि, और दूसरा जब पैसेज करने लगते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि पता चला जो पैसेज में 5 से 7 मिनट, 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 में से 3 मार्क्स तो 100% सबको मिलेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अब 2 नंबर के लिए हम क्या 20 मिनट 30 मिनट लगा रहे हैं, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। आप लास्ट में करो, 5 मिनट बच रहा है कोई बात नहीं, लास्ट में तुक्का मार। जामिया में तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, समझ गए। अब क्या है कि पैसेज को अगर हम रीड कर रहे हैं तो पैसेज को रीड करने से पहले हम पांचों क्वेश्चन को पढ़ें, उनके आंसर्स को पढ़ें। पेंसिल उठाओ, पैसेज को पढ़ो, जैसे ही आंसर मिले अंडरलाइन करो। अब अगर पहला आंसर आपको मिल गया, सपोज फर्स्ट लाइन से आपने शुरू किया, आपको 8वें लाइन में फर्स्ट आंसर मिला है, तो बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ कहां मिलेगा? ऊपर, ऊपर कभी नहीं मिलेगा। मतलब अब अगर तुम्हें दोबारा पढ़ना है तो फर्स्ट आंसर के बाद वाले सेंटेंस को पढ़ो, उसके पहले का बिल्कुल भी नहीं पढ़ो। पैसेज में सीक्वेंसिंग होता है जी, ऐसा ही होता है, बोर्ड में भी ऐसा ही होता है, और सीक्वेंसिंग में ही आपको आंसर्स मिलते हैं। अब बहुत बच्चे क्या बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, 4 बार, तुम 100 बार पढ़ लो, गारंटीड है यहां पर कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा ये ट्रिक होता है, जहां फर्स्ट मिल जाए उस पोर्शन को मार्क करो, उसके पढ़ना ही नहीं। अब आपने फर्स्ट मिल गया, सेकेंड आपको 10th लाइन में मिल गया, अब ये पूरा एलिमिनेट करो, अब 10th के बाद ढूंढो। समझ गए। तो आपको डायरेक्टली पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो जब आप रीडिंग करेंगे आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है।